हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो आप सब? तो कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, सर आपने तो कहा था इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स यूट्यूब पर है, तो सर ये लेक्चर का क्या मतलब है? देखो भाई, ऐसा बात है, जब मैंने पूरा कोर्स करवाया था यूट्यूब पे, मैंने साथ ही कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई अपडेशंस होती हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स, इन केस देयर आर कोई अपडेशंस इन द स्टडी मटेरियल, विल कवर दैट ऑन द यूट्यूब। और उसी के चलते हम लोग सर ये लेक्चर बना रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि मई 2021 का जो स्टडी मटेरियल आया है उसमें चैप्टर नंबर 1 में दो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। दो तीन टॉपिक्स उन्होंने ऐड किए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो डिस्कस करने चाहिए सर। बिल्कुल, अगर हम कह रहे हैं, अगर हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हम लोग पूरा कोर्स देंगे, तो पूरा कोर्स है मतलब सर एक बार कोर्स देकर छोड़ दिया ऐसा नहीं है, राइट? हम लोग उसको अपडेट करते रहेंगे, जैसा ही कुछ नया आएगा तो हम लोग उसको डेफिनेटली अपडेट करेंगे सर, सो दैट आप लोगों के पास पूरा के पूरा कोर्स हो। अब बात ये आई कि सर दो टॉपिक्स ऐड हुए हैं। जिन बच्चों के पास मेरी बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की बुक्स बच्चों के पास जा चुकी हैं सर, हमारा पहला लॉट जा चुका है बुक्स का। दिसंबर में इकोनॉमिक्स की बुक्स लॉन्च कर दी थी हम लोगों ने। तो जो पहला लॉट है सर बुक्स का, जो दिसंबर में या अभी तक जिन बच्चों के पास बुक्स गई हैं, राइट, उन बुक्स में अगर ये टॉपिक्स नहीं है तो उन बच्चों के पास ईमेल में ये पीडीएफ पहुंच जाएगी। हम लोग अपने आप उनको ये पीडीएफ जो है वो पहुंचा देंगे, जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, राइट? सो नथिंग टू वरी अबाउट दोज पीपल जिनके पास बुक्स हमारी हैं। उनके पास सर ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, दो चैप्टर नंबर 1 में नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, उनके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगी। आप लोग उसका प्रिंट ले सकते हो, राइट, और बुक के साथ में लगा सकते हो सर, दैट इज योर चॉइस। ठीक है जी। और दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इससे पहले कि हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश बैच ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन यूट्यूब, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इन इंग्लिश, राइट? जो हिंदी बैच है दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन अब नया बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारा होगा इंग्लिश में सर, यूट्यूब पर होगा, पूरा के पूरा कोर्स होगा हमारा, एंड दैट इज स्टार्टिंग ऑन 14th of January 2021। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यूट्यूब पे फ्री में देखना है। तो 14th of January 21 डेट नोट कर लो कि भाई उस दिन बैच स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से पहली वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस बिग अपॉर्चुनिटी, राइट? तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। 14 तारीख अपनी फ्री रखना, नया बैच स्टार्ट हो रहा है सर का, फ्री में देखेंगे बैठ के आराम से, घर से, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं करना, कुछ नहीं सर, यूट्यूब पे आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होगी, राइट? तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जल्दी से कर लो, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि भैया वीडियो अपलोड हो गई है, अब हम लोगों को देखनी है बैठकर। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स हम लोगों ने करना है, पूरा कोर्स मिलेगा, घबराने की बात नहीं है सर, पूरा के पूरा कोर्स। ये नहीं कि हम लोग आपको मझधार में छोड़ देंगे 2-3 वीडियोस दिखाकर, नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा कोर्स सर। 17 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर ऑन यूट्यूब। चलो सर, अब वापिस आते हैं इकोनॉमिक्स पे। चैप्टर नंबर 1 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो निकाल लो अपनी बुक्स, और चाहे तो लिख लो, चाहे तो उनके पास पीडीएफ्स वैसे पहुंच जाएंगी सर, लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसमें एक टॉपिक इन्होंने ऐड किया सर, टॉपिक का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। छोटा सा टॉपिक है, ऐड किया गया। तो उससे पहले मैंने दो टॉपिक्स और लिए, दैट इज नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। दीज आर ऑलरेडी देयर, ये एग्जिस्टिंग टॉपिक्स हैं, लास्ट टाइम स्टडी मटेरियल में थे, मेरी बुक्स में भी अवेलेबल हैं ये टॉपिक्स, ठीक है? और जो लोग बुक्स लेना चाहते हैं उनको भी बता दूं कि भैया ये वेबसाइट है ksjteaching.org, यहां से आप लोग बुक्स ले सकते हो, ठीक है? तो बुक्स का फायदा डेफिनेटली होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। ये बुक की प्रेजेंटेशन है मेरी, जो नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी मैंने दे रखा है, ये बुक्स में इस तरह से मैंने प्रेजेंट कर रखा है। बहुत ईजी है पढ़ना, रादर देन इंस्टीट्यूट मटेरियल बहुत ईजी है, सब कुछ कवर्ड है, A to Z सब कुछ कवर्ड है। उसमें एक प्रैक्टिकल बुकलेट मैंने अलग से दी है, थ्योरी बुकलेट अलग से दी है, राइट? एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल। चलो सर, तो नॉमिनल जीडीपी क्या था? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर नॉमिनल जीडीपी का, बिल्कुल सर पढ़ा था सर, याद नहीं है लेकिन सर। तो नॉमिनल जीडीपी हम लोग क्या करते हैं सर, इट इज जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइसेस, ठीक है? जो आज की डेट में प्राइसेस चल रही हैं गुड्स की, हम उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सर 2011-12 जो कि मेरा बेस ईयर है,
राइट। नहीं, बेस ईयर नहीं है, 2011-12 में मैंने 1 लाख यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए और प्राइस पर यूनिट थी 10 रुपए, तो मेरा जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 10 लाख का। उसके बाद मैंने ईयर 1920 में आ गया, मैंने कहा सर गुड्स मैन्युफैक्चर किए 80,000, प्राइस पर यूनिट थी 20, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 16 लाख। अब इस तरह से कोई अगर जीडीपी को कंपेयर करेगा तो कोई करेगा वाह यार जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, बड़ी अच्छी बात है, 10 लाख से 16 लाख। अरे भाई बाकी चीजों का भी तो कंपैरिजन करो ना, सिर्फ जीडीपी मत देखो ना। हुआ क्या है, जीडीपी की ग्रोथ हम तभी कहते हैं अगर नंबर ऑफ यूनिट्स उसके बढ़ते। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर, वो तो पहले 1 लाख बना रहा था, अब 80,000 बना रहा है। तो सर ये जीडीपी इंक्रीज कैसे हो गया, जीडीपी इंक्रीज हुआ इन्फ्लेशन के कारण। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ, ना कि यूनिट्स के कारण। तो एक्चुअल में कंट्री ने ग्रोथ नहीं किया। एक्चुअल में क्या कंट्री ने ग्रो किया, नहीं सर। एक्चुअल में तो उसकी आउटपुट कम हो गई है, पहले 1 लाख यूनिट्स बना रहे थे, अब 80,000 यूनिट्स बना रहे हैं, एक्चुअल में तो ग्रोथ डाउनवर्ड है, राइट। हुआ क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हमें लग रहा है कि सर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं हुआ है। Now, as a layman, we may say that GDP has increased from 10 lakh to 16 lakh. However, the number of units produced have declined. The increase in GDP is solely due to increase in prices and not production. So it is not good. Therefore, nominal GDP gives misleading picture about increase in GDP without addition of goods manufactured. Goods नहीं increase किए, manufacturing number of units नहीं बढ़े, क्या बढ़ा, inflation बढ़ा, क्या बढ़ा, prices बढ़े, उस कारण से जीडीपी, हमें लग रहा है सर जीडीपी बढ़ गया। अब रियल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी इज द जीडीपी कैलकुलेटेड एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अब रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग एक बेस ईयर लेके चलते हैं और उसके प्राइसेस से कंपेयर करते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं, एंड नॉट करंट प्राइसेस। एग्जांपल 2011-12 इज द बेस ईयर, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1 लाख यूनिट्स, प्राइस इज गिवन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 10 लाख, right? In 1920, goods manufactured is 1,20,000. The price we will take for the base year. Now we are not going to take the current price, right? Nominal में हमने क्या किया था, ये जो हमने लिया था, this is your current price, this is your current market price। लेकिन रियल जीडीपी के केस में हम लोग क्या करते हैं सर, रियल जीडीपी के केस में हम लोग लेते हैं बेस ईयर का प्राइस, दैट इज 10 रुपीज। अब जीडीपी बढ़ा 12 लाख। अब बताओ जीडीपी किस कारण से बढ़ा, सर यहां पर जीडीपी जो है वो प्राइसेस के कारण नहीं बढ़ा, राइट। यहां पर हमने उसको एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन किया। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो जीडीपी बढ़ा वो नंबर ऑफ यूनिट्स के कारण बढ़ा, दैट इज एक्चुअल ग्रोथ हुई। पहले 1 लाख यूनिट्स थे, फिर 1,20,000 यूनिट्स हुए, तो यहां पर जो है वो एक्चुअल में ग्रोथ हुई है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के कारण नहीं बढ़ा जीडीपी। सो रियल जीडीपी गिव्स मोर रियलिस्टिक पिक्चर एज द इंक्रीज इन जीडीपी इज एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट ओनली इंक्रीज इन प्राइसेस। इन दिस केस द जीडीपी विल चेंज ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फिजिकल आउटपुट। क्लियर। अब इसी से मिलता जुलता उन्होंने एक टॉपिक डाला सर, जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है सर, जीडीपी डिफ्लेटर इज द रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। वो कहता है कि जीडीपी डिफ्लेटर ये बताता है कि सर बेस ईयर से लेकर करंट ईयर तक कितने प्राइसेस चेंज हुए हैं। बेस ईयर में हमें कहां से पता चलता है सर, रियल जीडीपी से, राइट। और करंट प्राइसेस हमें पता चलती है नॉमिनल जीडीपी से। तो इन दोनों का जब रिलेशन निकालेंगे तो हमें बेसिकली एक इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलता है। इन्फ्लेशन का पता चलता है कि बेस ईयर से लेकर अभी तक कितने प्राइसेस जो हैं वो चेंज हुए हैं। दिस शोज द इन्फ्लेशन। अगर चेंज नहीं हुए हैं तो क्या रहेगा सर, कुछ भी नहीं रहेगा सर, खत्म रहेगा। पढ़ते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। The GDP deflator measures the change in prices that has occurred between the base year and the current year. अब ये base year कहाँ से पता चलता है हमें, real GDP से। बेस ईयर के हम कौन सा पैरामीटर है, रियल जीडीपी, और करंट प्राइसेस हम कहां कब लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी में। तो इसका मतलब है कि सर ये जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। इट मेजर्स द करंट लेवल ऑफ प्राइसेस रिलेटिव टू द लेवल ऑफ प्राइसेस इन द बेस ईयर। मतलब कि बेस ईयर से लेकर अभी तक प्राइसेस में क्या चेंज आया है, क्या इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, राइट। For example, in 2019, if the nominal GDP based on current prices is 600 billion and the real GDP based on base year is 3500 billion, the GDP deflator is 171.43.
ठीक है, बेसिकली इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है। सिंस द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी मस्ट बी द सेम इन द बेस ईयर, ऑब्वियसली सर बेस ईयर में तो सेम ही होंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि बेस ईयर में बेस ईयर प्राइस भी वही है और करंट ईयर प्राइस भी वही है, फिर तो सेम ही होगा। द जीडीपी डिफ्लेटर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100, राइट, क्योंकि 1/1 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज में निकालते हैं सर इसको, तो वो 100% ही रहेगा ना, राइट। यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर द इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ईयर्स कैन बी कंप्यूटेड। मैंने पहले ही कहा कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो एक इन्फ्लेशन रेट का इंडिकेटर है, राइट। तो इन्फ्लेशन कैसे निकाल सकते हैं, ईयर 2 का जीडीपी डिफ्लेटर कितना है माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड बाय ईयर 1, तो इससे हमें पता चलेगा कि 2 साल के बीच में रेट कितने इंक्रीज हुए, इन्फ्लेशन क्या था, इन्फ्लेशन का रेट क्या था। सो दिस इज वन टॉपिक दैट हैज बीन एडेड इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल। अगर लिखना चाहते हो लिख लो, बाकी जिन बच्चों के पास मेरी बुक्स जा चुकी है उनको ये पीडीएफ मिलती रहेगी साथ में, राइट। जो लेटर लॉट होगा उसमें तो मैं बुक्स में ही ऐड कर दूंगा ये टॉपिक, राइट। जिन बुक्स में नहीं है जिन बच्चों के पास, उनके पास ये टॉपिक में पीडीएफ फॉर्म में उनकी मेल पे पहुंच जाएगा सर, घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक टॉपिक था जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किया। उसके बाद एक टॉपिक ऐड किया सर, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये भी चैप्टर 1 में ही दोनों चीजें ऐड हुई हैं, बाकी चैप्टर सेम है सर, ठीक है। अगर फिर भी हो सकता है कि मेरी निगाह में ना आया हो, माइट हैव स्किप्ड बाय मिस्टेक, तो अगर किसी और के किसी स्टूडेंट के लगता है कि कोई टॉपिक सर नया ऐड हुआ है आपने नहीं करवाया, तो प्लीज़ मुझे बता देना एक बार, ठीक है। मुझे मेल कर देना, मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, कहीं भी बता देना सर, चाहे यूट्यूब पे कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक एक नया ऐड हुआ है सर आपने नहीं करवाया, ठीक। वैसे मैंने एक बार स्टडी मटेरियल देख लिया May 21 का, बाकी सारा स्टडी मटेरियल सेम है जो मेरी बुक्स में भी कवर्ड है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। चलो जी, सो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है सर। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज डिफाइंड एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, जो नेशनल इनकम प्लस द करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर ये मतलब क्या, करंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि सर प्राइमरी इनकम, जो मेन इनकम थी हमारी गुड्स बेचकर या सर्विसेज प्रोवाइड करके, उसके अलावा अगर कुछ हमें बाहर से आता है सर, ठीक है, तो वो चीज को हम लोग लेते हैं। अदर करंट ट्रांसफर्स रेफर टू करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड अदर देन प्राइमरी इनकम। जो मेन इनकम थी हमारी, प्राइमरी इनकम का मतलब है कि मेन इनकम सर हमारी गुड्स को बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, उससे जो पैसा आया वो तो हमारी नेशनल इनकम में आ गया। उसके अलावा अगर कोई पैसा आ रहा है हमारा हमें बाहर से, तो वो हमारा क्या है, वो बनता है सर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि सर आपके हाथ में कितना पैसा है खर्चा करने के लिए, राइट। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या बताता है कि सर एक नेशन के हाथ में कितना पैसा है खर्चा करने के लिए, कितने गुड्स हैं, कितने सर्विसेज हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड एनडीआई इज टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल। क्लियर, कि अपनी नेशनल इनकम कितनी प्लस बाहर से कुछ आ रहा है, अदर देन प्राइमरी इनकम बाहर से कुछ आ रहा है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे, तो वो बनता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कि एक नेशन के हाथ में क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करते हैं। जब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो हम एज अ नेशन बात करते हैं कि पूरी नेशन के हाथ में क्या है, राइट। उसके बाद एनएनडीआई है, एनएनडीआई का मतलब है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और वो कैसे दिखाते हैं सर, नेट नेशनल इनकम प्लस अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नेट करंट ट्रांसफर्स, अदर नेट करंट ट्रांसफर्स, नेट करंट ट्रांसफर्स का मतलब है पेमेंट्स माइनस द रिसीट्स, ठीक है। और इसको और किस तरह से निकाल सकते हैं, एनएनआई मतलब नेट नेशनल इनकम प्लस नेट टैक्सेस ऑन इनकम एंड वेल्थ रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। सर बाहर से जो इनकम लेकर यहां आओगे, यहां पर अगर टैक्स पे करोगे तो वो एक नेशन के लिए क्या है, इनकम है सर, तो इसलिए वो ऐड किया गया, ठीक है। सरकार को पैसा दोगे ना, सरकार कहेगी बाहर से आए हो, कमा के आए हो, लाओ टैक्स लाओ, दो, हम कैसे छोड़ देंगे तुम्हें, बाहर का पैसा आया सर उसके ऊपर टैक्स भी दो, हम कैसे छोड़ देंगे तुम्हें। प्लस net social contributions and benefits receivable from abroad, that means anything other than primary income being received, clear। उसके बाद एक टॉपिक है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सर एक चीज बताओ, जब मैंने नेशनल इनकम पढ़ाया था मैंने बताया था सर ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है। मैंने एक आई थिंक आपको फ्लो चार्ट भी बनाया था सारा, याद है कुछ,
सर बिल्कुल याद है। तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है सर? ग्रॉस और नेट में सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होता है? डेप्रीसिएशन का फर्क होता है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे नेट नेशनल इनकम की बजाय मैंने लिया सर ग्रॉस नेशनल इनकम प्लस अदर नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो ओनली डिफरेंस विल बी द डेप्रीसिएशन, नथिंग एल्स। क्लियर? उसके बाद सर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा। अरे सर इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है सर, इतने टॉपिक आगे, इतनी पढ़ाई है सर, आगे बुक्स खत्म नहीं होती, सिलेबस खत्म नहीं होता, हम लास्ट डे तक लटके रहते हैं, ऊपर से इंस्टीट्यूट और सिलेबस बढ़ाई जा रहा है। छोटे छोटे टॉपिक्स, नथिंग। प्राइवेट इनकम, उसने कहा सर प्राइवेट इनकम क्या है? प्राइवेट इनकम इज अ मेजर ऑफ इनकम विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। कहता जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है सर हमारी कंट्री में, राइट, उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो अपने देश में कमाई गई है, चाहे वो बाहर से कमाई जा रही है, एनी इनकम बीइंग अर्नड, right, which accrues to which the private sector from within the country or outside the country, that is private income. It includes factor income as well as transfer income. factor income कौन सी? जो कमाई जाती है। transfer income कौन सी? जिसके लिए मेहनत नहीं करनी लेकिन पैसा आ रहा है, कोई काम नहीं किया, कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की लेकिन पैसा आ रहा है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम है जहां पर हमने सर्विसेज दी है उसके बदले में पैसा आ रहा है, ठीक है? कहता सब कुछ इंक्लूड होगा, एनी इनकम विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री। सो प्राइवेट इनकम इज फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल डेट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट कमा रहा है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कोई लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर इनकम होगी सर, प्लस अदर नेट नेट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कहता बाहर से भी कोई अगर पैसा आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का जितना पैसा, दैट इज प्राइवेट इनकम बेसिकली, ठीक है? तो ये छोटे छोटे टॉपिक थे हमारे पास जो मुझे कवर करने थे और मैंने कर दिए सर। इसके साथ सिलेबस तो सर पहले ही पूरा करवा रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स करवा रखी है। अब आप लोगों पर है कि आप लोग कितना शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, कितना उसको फैलाते हो कि भैया फ्री में लेक्चर्स मिल रहे हैं, पढ़ लो, क्या दिक्कत है? तुम लोगों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाना है, बैठकर पढ़ना है, राइट? और मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं कि सर ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि फ्री की चीज़ है तो बढ़िया नहीं होगी। मैंने पूरा सिलेबस डिटेल में करवा रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, पूरा के पूरा कोर्स है, ठीक है? अब तो स्टडी मटेरियल भी तीनों का अवेलेबल है, कॉस्टिंग का भी, एफएम का भी, इको का भी, तीनों की बुक्स मेरी अवेलेबल है, राइट? और जिन बच्चों के पास जा चुकी हैं वो बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं भाई। मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर ये क्वेश्चन समझा दो सर, ये हम लगे हुए हैं, पूरा बहुत खतरनाक वाली मेहनत चल रही है सर, राइट? तो इसके साथ हमारा May 21 का जो था कवर हो गया सर। May 21 के लिए ये एडिशनल टॉपिक्स थे। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक रह गया है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। वैसे मैंने एक बार सारा देख लिया है सर टॉपिक्स, बाकी सभी के सभी टॉपिक्स मेरे कवर्ड हैं, कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी कहीं डाउट आता है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो कि सर ये टॉपिक आपने नहीं करवा रखा, राइट? आई विल चेक इट, और अगर सच में नहीं करवा रखा होगा तो मैं करवा दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, राइट? तो गाइज अब दो चीज़ें आप लोगों को करनी है। एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग का नया बैच हो रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि भाई नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और स्पेशली फाउंडेशन जिन्होंने दिया है अभी अभी दिसंबर 20 अटेम्प्ट में, जिन्होंने फाउंडेशन दिया है, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कोई कुछ नहीं करना सर, आराम से घर पे बैठ के आप लोगों को पढ़ना है बस, राइट? नया बैच है, इंग्लिश में बैच है, सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ इट, right? Even from the southern part of India, I've been getting lot of requests that sir please record in English, please record in English. So that's what we have decided, that those people should not be at the loss. That is why we are starting with the fresh batch on 14th of January 2021. So get ready guys. See you guys, till then stay safe, stay healthy. Thank you so much.